जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल से अक्सर डरावनी डरावनी आवाजें आया करती थी। अंधेरा होने के बाद जंगल के रास्ते कोई भी नहीं गुजरता था। रात भर लोग डर के मारे सो नहीं पाते थे। अजी देखो ना, वो आवाजें आज फिर आ रही हैं। पता नहीं जंगल में ऐसा कौन है जो इतनी भयानक आवाजें निकालता है। अब तो रात में सोना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं रीमा, अरे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो जो भी चीज है कभी जंगल से बाहर ना आए। और हो भी सकता है कि कोई जंगली जानवर हो। तुम डरो नहीं, मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी है। चलो अब सो जाओ। अजी मैं इतने डर के माहौल में नहीं सो सकती जी। ये कोई जानवर नहीं है। कोई जानवर इतनी भयानक आवाजें कैसे निकाल सकता है जी। आप मानो या ना मानो, ये जरूर कोई बुरी आत्मा ही है। अरे रीमा, अभी सो जाओ, मैं सुबह होते ही इसके बारे में सरपंच से बात करूंगा। फिर वो दोनों सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन डरावनी आवाजों की वजह से रात भर सो नहीं पाते। उन्हें यही डर सताता है कि कहीं वो बुरी आत्मा उनके घर ना जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच जी, अरे अब तो वो डरावनी आवाजें बढ़ती ही जा रही है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। पहले से आवाजें और तेज हो गई है। लगता है जैसे वो बुरी आत्मा गांव के और नजदीक आती जा रही हैं। अरे हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कोई अनहोनी हो सकती है। बात ठीक है हरिया, लेकिन आज तक जंगल में किसी ने बुरी आत्मा का साया नहीं देखा है। मुझे लगता है कोई आदमखोर भेड़िया या तेंदुआ हो सकता है। अरे सरपंच जी, ये कोई जानवर नहीं है, ये जरूर कोई चुड़ैल है। अरे सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम रात में जंगल के अंदर गोला बारूद फेंके। अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो वह बम की आवाज से दूर भाग जाएगा। जब खेतों में हाथी आते हैं तब ये तरकीब बहुत काम करती है। जानवर बम पटाखों की आवाज से बहुत डरते हैं। तुम सही कहते हो। ठीक है हरिया, तुम कुछ गांव वालों को अपने साथ ले जाओ और आज रात जंगल जाकर वहां बम पटाखे फोड़ो। क्या पता इस समस्या का समाधान हो जाए। फिर रात होने पर हरिया एक थैले में बहुत सारे पटाखे भर लेता है और गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल देता है। अरे हरिया भाई, अगर कोई जंगली जानवर हुआ तब तो ठीक है, वो इन पटाखों की आवाज से दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर गांव वालों की अफवाह सही निकली और ये कोई बुरी आत्मा हुई तो हम सबकी शामत आनी तय है। कालू भाई, अरे डराओ नहीं। वैसे भी इतनी रात गए, पहली बार कोई जंगल में आया है। चलो आगे चलते हैं, वहीं से वो डरावनी आवाजें आती है। फिर वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे की ओर जाते हैं तभी वो डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे मम्मी, अरे ये किसी जानवर की आवाज नहीं है भाई। अरे भला कोई जानवर इतनी भयानक आवाज कैसे निकाल सकता है। अरे मेरी मानो तो उल्टे पैर वापस लौट चलो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अबे चुप कर डरपोक, इतनी दूर वापस जाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो घबरा नहीं, हमारे पास बहुत सारे बम पटाखे हैं। फिर वो लोग जल्दी से पटाखे निकालते हैं और उन्हें जलाकर जंगल में फेंकना शुरू कर देते हैं। पूरा जंगल पटाखों की तेज आवाज से गूंज उठता है। वो लोग बहुत देर तक जंगल में इधर उधर बम पटाखे फोड़ते रहते हैं। अब आया ना मजा। अरे देखो कालू भाई, अब कोई भी आवाज नहीं आ रही है। लगता है वो जानवर पटाखों की आवाज सुनकर भाग गया है। फिर जैसे ही पटाखों की आवाज बंद होती है तभी किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। वो तेज तेज गुर्राने लगती है। बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए। अरे ये स्कीम तो फेल हो गई भाई। अरे ये आवाजें तो अभी भी आ रही हैं। अरे ये जरूर कोई चुड़ैल ही है। अरे जानवर इतने पटाखों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। अरे यार डरो नहीं, हरिया ध्यान से सुनो। ये आवाजें उस बरगद के पेड़ से आ रही हैं। उस पेड़ पर पटाखे फेंकते हैं, चलो जल्दी करो। फिर वो लोग उस बरगद के पेड़ के ऊपर बम पटाखे फेंकने लगते हैं और पेड़ में आग लग जाती है। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है और मजबूरन पेड़ से नीचे आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे। अरे भाई तुम सही कहते थे। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल है। अरे अब क्या होगा भाई। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। उस चुड़ैल की आवाजें गांव तक सुनाई देती हैं। हे भगवान, कहीं हमने उन्हें जंगल में भेजकर कोई गलती तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल उन गांव वालों की तरफ देखकर गुर्राने लगती है।
उसे देखकर उन गांव वालों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो लोग बम पटाखे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते गांव पहुँच जाते हैं। अरे गांव वालों, अरे हमें बचा लो, अरे अब वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। अरे सरपंच जी, अरे जल्दी यहाँ से भागो, वो चुड़ैल हमारे पीछे ही आ रही है। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे आज तो बाल बाल बच गए। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जंगल में क्या हुआ? क्या सच में कोई चुड़ैल है? अरे तुम्हारा डर सही था रीमा। अरे वहाँ कोई जानवर नहीं है, वहाँ जंगल में एक बुरी आत्मा है। वही रात होने पर डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रही है। फिर उस चुड़ैल की नजर उन पटाखों पर पड़ती है। इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझ पर बम पटाखे छोड़ते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल पटाखों का थैला उठा लेती है और गांव की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में गांव पहुंच जाती है। आप सही कह रहे थे जी, ये चुड़ैल तो गांव में आ गई, अब क्या करे? तभी वो चुड़ैल एक गांव वाले के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। खोल खोल दरवाजा खोल। अरे यार, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे अब क्या करूं? अरे नास मिट्टी मेरे घर क्यों आई है? अरे बम पटाखे तो हरिया और कालू ने फोड़े थे। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? अरे मर गए रे। अरे फिर जब वो गांव वाला दरवाजा नहीं खोलता तो वो चुड़ैल पटाखे जलाकर खिड़की से उसके घर के अंदर फेंकने लगती है। अरे कमबख्त चुड़ैल, अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? अरे मुझे मारना चाहती है क्या? आई मम्मी आई। फिर वो गांव वाला पटाखों से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उन पटाखों की वजह से उसके घर में आग लग जाती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ भागेगा तू? तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। डर के मारे गांव वाला बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर चुड़ैल उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी वो हरिया के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अजीब अजीब, चुड़ैल तो हमारे घर आ गई, कुछ कीजिए ना। फिर चुड़ैल दरवाजा तो नहीं तोड़ पाती, लेकिन पटाखे जलाकर खिड़की से अंदर फेंकने लगती है। हरिया और उसकी पत्नी पटाखों से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगते हैं। अजी से रोको, वरना ये हमारा घर जलाकर राख कर देगी। तभी उनके घर में भी आग लग जाती है। अरे रीमा, अरे जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब इस घर के साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। फिर मजबूरन उन दोनों को घर से बाहर आना पड़ता है। तभी वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू वही है जिसने मेरा घर बूम पटाखों से जला दिया था। तभी चुड़ैल हरिया की गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। अरे नास मिट्टी चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तभी शोर शराबा सुनकर सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उस चुड़ैल के घर पर पटाखे बम नहीं फोड़ने चाहिए थे। हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, हमें किसी तरह इस चुड़ैल को शांत करना होगा। फिर गांव वाले बहुत सारे दीपक जलाते हैं और उन्हें एक थाली में रखकर जंगल की ओर जाते हैं और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर सारे दीपक वहां पेड़ के नीचे रख देते हैं और उस चुड़ैल की शांति की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल हरिया को छोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। पहली बार किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मेरा घर जलाया, इसीलिए मुझे मजबूरन गांव में आना पड़ा। तभी हरिया और रीमा भी वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को शांति से खड़ा देख उन्हें हिम्मत मिलती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही इस पेड़ पर बम पटाखे फेंकने को बोला था। मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल गांव वालों को माफ कर देती है
एक गांव था, सुंदरपुर। उस गांव में एक बूढ़ी औरत सावित्री अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। सावित्री जिस झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ भी था, जिस पर बहुत सारे आम लदे हुए थे, पीले पीले रसीले। सावित्री पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, उन्हें निहारती रहती थी। अगर पल भर भी मैं तुम्हें ना देखूं, तो मुझे चैन नहीं मिलता। जी करता है कि पूरे दिन तुम्हें ऐसे ही निहारती रहूं। ये बीच में कम वक्त रात क्यों आ जाती है? उस वक्त ही मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है बस। तभी रामलाल अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। सावित्री को आमों से बात करते देख वो अपनी साइकिल रोककर पूछने लगता है, काकी, ओ काकी, ये क्या पूरे दिन आमों से ही बात करती रहती हो? इन्हें जरा ऊपर पेड़ से नीचे उतारो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कभी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मार कर कैसे खा सकती हूँ? और हाँ, अगर तुमने इन्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे खेतों के आसपास भी दिखाई मत देना। इतना बोलकर रामलाल अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सावित्री को भी पूरा दिन हो जाता है। आमों से बात करते करते अब रात हो चुकी थी। सावित्री अपनी झोपड़ी की खिड़की खोलकर लेट जाती है। तभी अचानक सावित्री की आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। सुबह उठते ही सावित्री अपने आमों के पेड़ों को पानी देने जाती है। तभी उसकी नजर आमों पर जाती है। ये क्या है? ये क्या? ये आम आज कम क्यों दिख रहे हैं? कल तो वो भी आम थे, पर आज वो जगह खाली है। इसका मतलब रात को कोई आया और मेरे आम चोरी करके ले गया। आम कम होने की वजह से सावित्री रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं। काकी, बहुत भूख लगी है, क्या एक आम दोगी? एक मुझे भी, बस एक बार हाँ बोल दो आम देने के लिए, फिर हम खुद ही पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी इन आमों को हाथ लगाया, आम क्या इस पेड़ के आसपास भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे काकी, 2 ही आम तो मांगे हैं, दे दो ना। अगर तुम आम नहीं दोगी तो हम किसी दिन इन आमों को चुरा लेंगे। चुराने की बात सुनते ही सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाती है। दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। सावित्री बहुत परेशान थी, सोचते हुए आगे चली जा रही थी। तभी वो एक बड़े पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। सिर पर चोट आने की वजह से सावित्री की वहीं मौत हो जाती है और वो मरते ही एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। मैं कैसे मर सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मेरे आम, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? अगर किसी को पता चला कि मैं मर गई हूँ तो वो मेरे सभी आम तोड़कर ले जाएंगे। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मर गई तो क्या हुआ? अब मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल बनकर भी मैं अपने आमों की रक्षा कर सकती हूँ। अब से मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगी। चुड़ैल अपने मरे हुए शरीर को वहीं आम के पेड़ के पास गड्ढा करके गाड़ देती है और खुद आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और हमेशा की तरह अपने आमों से बातें करने लगती है। एक बार गांव का एक आदमी मनोहर सावित्री के खेत में घुस जाता है आम चोरी करने के इरादे से। अब तो काफी रात हो गई है। सावित्री काकी इस वक्त गहरी नींद में होंगी। यही मौका है इन पेड़ों से आम चोरी करने का। कितने मोटे मोटे और रसीले हैं। डबल दाम में बेचूंगा इन्हें तो मैं। इससे पहले कि काकी उठे, मैं पेड़ पर चढ़कर कुछ आम तोड़ लेता हूँ। अभी सारे आम नहीं तोड़ूंगा, कल के लिए भी तो कुछ छोड़ दूँ। उधर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सब देख रही थी। जैसे ही मनोहर आम के पेड़ पर चढ़ता है, चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी रात को तू मेरे आम चोरी करने आया है? हाँ, मुझे तो लगता है पहले वाले आम भी तूने ही चोरी किए होंगे। एक
तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे बता रहा है ये किसके आम है? तुझे पता नहीं चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। चुड़ैल बिना देरी किए मनोहर के दोनों हाथ तोड़ देती है और उन्हें उसी आम के पेड़ पर सबसे ऊपर लटका देती है। मनोहर बेहोश होकर वहीं पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब सुबह होती है तो गांव के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है। ये तो मनोहर है, और इसकी ऐसी हालत किसने की? उसके शरीर के किसी ने दोनों हाथ तोड़ दिए। बेचारे का कितना खून बह गया है। चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलें। वो तो ठीक है, पर पहले देखो कि उसकी सांसें चल भी रही हैं, तभी डॉक्टर के पास ले जाना ठीक है। और उसके टूटे हुए दोनों हाथ कहाँ हैं? आसपास तो कहीं नहीं दिख रहे। हमें इसकी जानकारी इसके घर वालों को भी देनी चाहिए। कुछ लोग मनोहर को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कुछ लगे थे उसके हाथों को ढूंढने। हरकेश सावित्री के घर जाता है पता करने। चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। जाओ 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 जाओ, पर मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। तुम लोगों को इस आदमी के हाथ कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हाथ मैंने आम की जगह टांग दिए हैं। जिस टहनी से मेरे आम टूटे, उसी टहनी पर आम की जगह हाथ होंगे। वहाँ हरकेश सावित्री को उनके घर ढूंढने लगता है, पर उसे वो वहाँ नहीं मिलती। घर तो खुला पड़ा है सारा, शायद कहीं गई होंगी। कोई बात नहीं, बाद में पता कर लूंगा। फिर हरकेश वहाँ से चला जाता है। दोपहर का समय था, तभी पड़ोस से सरिता नाम की औरत सावित्री के घर आती है शक्कर मांगने। सावित्री काकी, ओ सावित्री काकी, थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या? अरे ये सावित्री काकी कहाँ चली गई? घर में तो है नहीं। वापस चला जाए, और क्या, जब आएंगी तब ले जाऊंगी। तभी उसकी नजर बाहर आम के पेड़ पर टंगे आमों पर जाती है। अरे वाह, आम, वो भी कितने मोटे मोटे और पीले पीले। मैं सोच रही हूँ काकी तो है नहीं, क्यों न चुपके से इन आमों को चुरा लो। अगर एक दो हम कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, काकी थोड़ी ना इन्हें रोज रोज गिनती होंगी। सविता आम के पेड़ के पास जाती है और पत्थर उठाकर आमों पर मारने लगती है। तभी एक आम नीचे गिरने लगता है। सविता की हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को चुराने की? अभी बताती हूँ इसे। ये कौन बोला? ओए तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये मेरी काकी के आम है, वो मुझे कभी मना नहीं करती किसी भी चीज के लिए। आम लेकर जा रही हूँ। चुड़ैल फौरन पेड़ से उतरकर सावित्री की चोटी पकड़ लेती है। ये तो चुड़ैल थी, मैं चुड़ैल से बहस कर रही थी। अब नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। ये सभी आम तुम रख लो, पर मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आम चोरी किए हैं तुमने मेरे, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। चुड़ैल जैसे ही सविता के हाथ उखाड़ने वाली होती है, तभी पीछे से लोगों की भीड़ आ जाती है। छोड़ दो उसे काकी, एक आम चोरी करने की इतनी बड़ी सजा मत दो उसे। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा बेटा मरा था, तो तुमने उसे वहाँ गाड़ दिया और उस जगह एक आम का पौधा लगाया। तुमने उस पौधे की बहुत सेवा की, दिन रात की। काकी ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसे ही लोगों के हाथ तोड़कर पेड़ पर टांगती रहोगी तो ये आम का पेड़ नहीं, कटे हाथों का पेड़ कहलाएगा। ऐसा करने से क्या तुम्हारे मरे हुए बेटे को शांति मिलेगी? उन सब की बातें सुन चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैं मर गई, शायद वो ही मेरे किए की सजा थी। आज के बाद इस पेड़ के सभी आम तुम सबके हुए। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद उस आम के पेड़ पर
कभी चुड़ैल नहीं दिखा।